इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और करंट अफेयर्स आपका कवर नहीं हुआ या स्ट्रगल कर रहे हो, तो दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर यू। इस इनिशिएटिव में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2025 ऑफ करंट अफेयर्स आपके लिए कवर कर रहे हैं। एंड अगेन ये रैंडम टॉपिक्स नहीं है, दीज आर वेल क्यूरेटेड टॉपिक्स बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज हम जो टॉपिक्स लेंगे दैट वुड बी फॉर इकोनॉमिक्स। नाउ बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क आरबीआई ने इशू किया है। अब आपको पता होगा कि एफडीआई इज अ हॉट टॉपिक। वाई? बिकॉज हमने पास्ट में देखा है 2 बार एफडीआई इन ई कॉमर्स पे जो है क्वेश्चन आ रखा है। एंड जनरली भी इकोनॉमिक रेगुलेशंस एक्सटर्नल सेक्टर को लेके या इन जनरल भी कोई इकोनॉमिक रेगुलेशन में चेंज होता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नया फ्रेमवर्क क्या है इसको समझने के लिए ये समझो कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, राइट, उसको जो है डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, एफपीआई एंड एफडीआई में। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है आपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो कॉन्सेप्चुअली सिंपल डिस्टिंक्शन है, जो एफपीआई होता है वो हॉट मनी होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। यानी शॉर्ट टर्म लोग पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और स्टॉक्स की वैल्यू बड़ी तो सेल करके प्रॉफिट करके अपना निकल जाते हैं। जबकि एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि इंडिया में आके उनको बिजनेस सेटअप करना है। जैसे सैमसंग ने इंडिया में इन्वेस्ट करके नोएडा में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री खोली, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर है यहाँ पे वो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस पे कंट्रोल चाहते हैं। इनको बिजनेस से मतलब नहीं, इनको बस स्टॉक के प्राइसेस देखते हैं कि कौन सा बढ़ रहा है घट रहा है, और जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट निकाल के अपना निकल जाते हैं। जनरली ये शेयर्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। जबकि जो एफडीआई होता है वो कैसे इन्वेस्ट होता है? जैसे सीधा शेयर्स लेते हैं, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, जैसे आप देखते हो बहुत सारे स्टार्टअप्स में सिकोया कैपिटल, टाइगर कैपिटल, यानी ये सब क्या, ये सब बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटल फंड्स है, ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट, तो दीज आर एफडीआई। ठीक है, एक तरीके से एफडीआई होता है। ठीक है? तो ये एक जो है कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन है, बट एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन भी है। ये टेक्निकल डिस्टिंक्शन है आपके फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स के अंदर। ठीक है। तो एफपीआई को क्लियर कट कहा गया है कि एफपीआई में 10% से कम, यानी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है या ग्रुप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स है, तो वो किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 10% से कम है तो उसको हम एफपीआई बोलेंगे, और 10% से ज़्यादा है तो एफडीआई बोलेंगे। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी ना, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो मान लो वो लोग 10% की लिमिट ब्रीच कर देते हैं, राइट। अब 10% की लिमिट अगर ब्रीच कर दी तो क्या होगा, तो उसको एफडीआई नहीं क्लासिफाई किया जाता है, रादर उनको जो है फोर्सिबली अपना जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है वो सेल करना पड़ता है, चाहे किसी भी रेट पे, कई बार उसको लॉस पे भी सेल करना पड़ता है। तो कई बार इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिटर होता है, मतलब आता नहीं है। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि मान लो बाई चांस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट अगर सरपास कर जाता है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपना इन्वेस्टमेंट बेच के वापस एफपीआई की लिमिट में आ जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जो है कुछ टाइम ले और एफडीआई रेगुलेशंस को फॉलो करे, सारे एफडीआई अप्रूवल्स फॉलो करे, और उसको एफडीआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज देयर। तो ये जो नया फ्रेमवर्क है, तो एफपीआई इज एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड कैन नाउ ऑप्ट टू रिक्लासिफाई देयर होल्डिंग्स एज एफडीआई। तो उनको अगर, बट अगेन यहाँ पे कैच ये है, अगर किसी एफपीआई को वो एफडीआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, और ये डिसीजन उनको 5 ट्रेडिंग डेज में लेना होगा, राइट, बट एफडीआई की जो सारी अप्रूवल्स है, जो सारी कंडीशंस हैं, जो सारे रेगुलेशंस है, वो मानने पड़ेंगे। इसलिए ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे एफडीआई परमिटेड नहीं है, वहाँ पे ये जो है फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं करता। तो दिस वाज अबाउट दी आरबीआई न्यू फ्रेमवर्क। नाउ एक और चीज़ जो न्यूज़ में थी, ये हर साल जो है आरबीआई डिक्लेयर करता है कि कुछ बैंक्स जो है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, यानी कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी इकोनॉमी के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमी के लिए, राइट, तो उसके पीछे ये रीज़न होता है कि ये बैंक बहुत बड़े होते हैं, राइट, दे आर टू बिग टू फेल, इनके बहुत सारे एसेट्स होते हैं, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, एंड अगेन इनकी इंटरकनेक्टेडनेस भी ज़्यादा होती है फाइनेंशियल सिस्टम में। यानी इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब कि ये जो है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या ये जो है कहीं ना कहीं उनसे लिंक्ड होते हैं। तो अगर ये फेल होंगे तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट होगा। तो आरबीआई ने अभी जो है 2024 के लिए लिस्ट निकाली है। तो हर साल जो है एंड में, साल के एंड में निकालता है आरबीआई लिस्ट ये बैंक से, राइट।
तो कौन कौन से बैंक हैं? SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। इन 3 बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला गया। ना देखो, मैंने आपको पैरामीटर्स और वो तो बता दिया, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बैंक को RBI ने बोल दिया कि SBI डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब ये है कि ये बैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अब हम सबको पता है कि RBI जो है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, कॉमन इक्विटी रेशो नॉर्म्स, टियर 1 रेशो नॉर्म्स निकालता है। यानी जो बैंक का कैपिटल होता है, RBI बोलता है कि हर बैंक को अपना कैपिटल एक थ्रेशोल्ड से ऊपर मेंटेन करे रखना है। और वो इसलिए होता है क्योंकि बैंक का कैपिटल यूज होता है लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये बैंक्स क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके पास और ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए क्योंकि इनका रिस्क ज़्यादा है, तो इनके लिए सेफ्टी रेगुलेशंस हायर होती है। तो इसीलिए इन बैंक्स को क्या करता है RBI, इनके लिए जो है एडिशनल पॉलिसी मेजर्स होते हैं, लाइक मेंटेनिंग हायर कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल इन एडिशन टू कैपिटल कंजर्वेशन बफर। यानी ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझनी कि इनको एडिशनल अपना खुद का पैसा लगा के रखना होता है टू एब्जॉर्ब लॉसेस। ये जो पैसा यूज होता है ना, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कॉमन इक्विटी टियर 1, ये अगर मान लो बैंक को नुकसान होता है तो बैंक का नुकसान यहाँ से कंपनसेट होता है, ना कि डिपॉजिटर्स के मनी से। एंड लाइक आई सेड, ये बैंक्स आर टू बिग टू फेल बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ सब्सटीट्यूट। यानी इनका कोई सब्सटीट्यूट भी, जैसे SBI है, अगर SBI फेल हो जाएगा तो SBI का कोई सब्सटीट्यूट बैंक नहीं है कि जो उसकी एक्टिविटीज टेकअप कर सकता है, राइट? एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ओके, दैट इज देयर। नाउ फर्दर, ये सर्टेन नॉर्म्स है जो आप, ये आपको PDF शेयर हो जाएगी, यू कैन फर्दर डिस्कस इन सी इट इन डिटेल। ठीक है, कॉमन इक्विटी टियर 1। तो कॉमन इक्विटी टियर 1 में क्या क्या आता है? ये बैंक का कैपिटल यानी बैंक के ओनर्स या शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, तो उसमें ये सारी चीजें आती है। तो यू कैन गो थ्रू इट इन दी PDF। ओके, कि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल में क्या होता है, रिस्क वेटेड रिस्क एसेट्स का रेशो। अगेन ये थोड़ा आपका बेसिक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक लोन विजय मलाया को दिया गया और एक लोन से टाटा कंपनी को दिया गया। अब हम सबको पता है ये फ्रॉड है, डिफॉल्टर है, मान लो 100 करोड़ का लोन दिया गया। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क वेट इसका ज़्यादा होगा। मान लो 80% है, राइट? तो 100 करोड़ का रिस्क वेटेड एसेट रेशो कितना हो जाएगा? 80 करोड़। जबकि रतन टाटा इनकी कंपनी को दिया, इनका रिस्क वेट 10% है और इनको भी 100 करोड़ दिया, तो इनका रिस्क वेटेड एसेट रेशो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल देखते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट रेशो कितना है, फिर उसका परसेंटेज निकाला जाता है कि इतना परसेंटेज बैंक को अपना खुद का पैसा रखना है टू एब्जॉर्ब द लॉसेस। ठीक, एंड ये आप पैरामीटर्स को फर्दर डिटेल किया हुआ है क्या है। तो एक चीज यहाँ पे रखना, ध्यान रखना कि देखो ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के लिए हर बैंक को नहीं कंसिडर किया जाता है, सिर्फ उन्हीं बैंक को कंसिडर किया जाता है जिनके एसेट्स 2% ऑफ GDP से ज़्यादा है। ठीक है, दैट इन्हीं बैंक को कंसिडर किया जाता है, सारे बैंक इनको कंसिडर किया जाता है, फिर इसके बाद इनको दूसरे पैरामीटर्स पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगेन लिटिल बिट मोर डिटेल जो आप PDF में देख सकते हैं, राइट? फ्रेमवर्क में एक और चीज़ है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैंक्स आइडेंटिफाई करते हैं इनको अलग अलग बकेट में रखते हैं। बेसिकली बकेट मतलब कि इनका कितना रिस्क है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बकेट 1 में सबसे कम रिस्क है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना विद इन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इतना ही, तो इसलिए इनके लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कम होती है। बकेट 5 में हाईएस्ट है, SBI बकेट 4 में है जहाँ पे इनको इतना ज़्यादा एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना। अब जैसे ये है, वैसे ही आपका GSIBs होता है, ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये निकालता कौन है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद बेसल कमिटी। ठीक है, दैट इज देयर। अब कौन से बैंक्स है? देयर आर 29 बैंक्स, तो सबको आप याद नहीं कर, तो इसीलिए दिस इज द बेसिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर GSIBs। ठीक है, सिमिलर लाइन्स पे जैसे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जैसे ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक, नाउ एक और इनिशिएटिव है पैन 2.0। तो पैन आप हम सबको पता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, इसके थ्रू हमारा जो है टैक्स रिटर्न्स और हमारी सारी टैक्स रिलेटेड चीज़ें लिंक्ड होती है। तो उसको अब रिफॉर्म किया जा रहा है, राइट? उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि टैक्स पेयर के लिए भी कन्वीनियंट हो और टैक्स प्रोसेस भी जो है सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन हो। ओके, पैन एंड टैन, टैन होता है बिजनेसेस के लिए, ठीक है, बिजनेसेस को जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स या डिडक्शन सोर्स करते हैं उनके लिए टैन होता है। ठीक है, तो इसको यूजर फ्रेंडली और एफिशिएंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे?
एक ही पोर्टल होगा पैन टैन के लिए जहाँ पे आप सारी सर्विसेज मिलेंगी, तो अगेन फ्रेंडली फॉर यूजर, पेपरलेस रहेगा, ठीक है, और लेस जो है प्रोसेसेस या अप्रूवल्स रहेंगे। और अगर मान लो मेरे पास है, मुझे पैन 2.0 चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू, ठीक है। एक क्यूआर कोड फीचर, तो पैन ऑलरेडी था, पैन 2.0 में जो है अब वो डायनामिक क्यूआर कोड होगा, यानी अगर कुछ अपडेट होता है पैन में तो क्यूआर कोड से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। प्लस इट विल अडॉप्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन एंड सीमलेस डिजिटल प्रोसेस एंड स्ट्रॉन्ग डेटा सिक्योरिटी, यानी डेटा भी सेफ रहेगा, ठीक। तो व्हाट इज पैन, व्हाट इज टैन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पैन क्या है, टैन क्या है, राइट। और पैन इन लोगों के लिए जरूरी है, और मान लो अगर इन लोगों ने पैन नहीं लिया तो क्या होगा, इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो अगर पैन नहीं है इनके पास तो इनके ऊपर पेनल्टी होगी, या फिर एक से ज़्यादा पैन है तो भी पेनल्टी होगी, दैट इज इट। नाउ अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा ड्राईपोर्ट। तो वाई इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलेटेड चीज़ों पे क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज दिस इज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि ड्राई पोर्ट होता क्या है और उससे बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है, इट इज लोकेटेड इन भीता नियर पटना। इसको भीता इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट भी कहा जाता है, ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट। ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं? कि ड्राई पोर्ट्स ये होते हैं कि जो एक्सटर्नल आपके पोर्ट से, जो मान लो जैसे आपके सी पोर्ट से, उनसे लिंक करते हैं इनलैंड जगहों को जो विद इन दी लैंड है। और कैसे लिंक करते हैं? रिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सर्व एज इनलैंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी। इनलैंड मतलब जो आपके कोस्ट से दूर है, ठीक है। और तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारे इनलैंड प्रोड्यूस होती है, अब उनको भी तो एक्सपोर्ट करना है, तो उनको वहाँ से लेके जो पोर्ट है हमारा, वहाँ तक ले जाने के लिए कैसे करेंगे? तो उसके लिए इस टाइप के ड्राई पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ, कस्टम क्लियरेंस सब कुछ हो जाएगा, और फिर सीधा वो पोर्ट पे जाके वहाँ से आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज सब यहाँ से पोर्ट पे जाएगा, वहीं पे कस्टम होगा, सो इट बिकम्स कम्बरसम, ठीक है। तो यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिंक बिटवीन सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट एंड इनलैंड रीजन, ठीक है। तो स्टोरेज, इंस्पेक्शन, इवन कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज यहाँ पे इज अवेलेबल, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? नियर बीता रेलवे स्टेशन, एंड इट इज कनेक्टेड टू मेजर कोस्टल पोर्ट सच एज कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, नावा शेवा एंड मुंबई वाया इंडियन रेलवे, ठीक है। ये पोर्ट रेलवेज के थ्रू इन मेजर आपके कोस्टल पोर्ट से लिंक्ड है, ठीक है। इनलैंड पोर्ट इज लिंक टू दी कोस्टल पोर्ट थ्रू रेलवेज। तो कई जगह रेलवेज होता है, कई कई जगह रिवर्स या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिंक्ड होता है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स। और अब हमने देखा है कि यूपीएससी रिपोर्ट्स में कोई कॉन्सेप्ट होता है उस पर भी क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो हमें मेन देखना है ये रिपोर्ट किसने निकाली है, एफएओ ने। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? तो की फाइंडिंग्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया है कि जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम है उसकी एक हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट मतलब क्या है? कि बेसिकली एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। ये जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम है उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, दैट इज इट इज हैविंग सम नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट, ऑन इकोनॉमी, ऑन सोसाइटी, ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, दैट इज देयर। तो हिडन कॉस्ट इज लाइक हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस्ड फूड खा रहे तो दैट इज हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट। इन्वायरमेंट जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पोल्यूशन, एक्सेस नाइट्रोजन इमिशंस, तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट भी होती है, जैसे बहुत सारी लो इनकम कंट्रीज होती है, वहाँ पावर्टी, अंडर नरिशमेंट है, तो दैट दीज आर दी सोशल कॉस्ट, ठीक है। तो एफएओ की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल हिडन कॉस्ट है, ये जो नेगेटिव कॉस्ट है या एक्सटर्नलिटीज है फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम के, इट्स अराउंड $12 ट्रिलियन एनुअली, ठीक है, 12 ट्रिलियन। और मेजॉरिटी ऑफ ये कॉस्ट किस फॉर्म में जाती है? क्योंकि जिस से आपके फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम से वहां पे दैट इज लीडिंग टू लॉट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जिस हिसाब से फूड कंजम्पशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और कंजम्पशन किया जा रहा है, राइट। तो 70% ऑफ दीज कॉस्ट इज रिलेटेड टू दिस, यानी हमें अपने फूड सिस्टम्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा फॉर हेल्दियर फूड, राइट। इंडिया में यही कॉस्ट 1.3 ट्रिलियन, it is third highest after China and US, okay, that is why it is important for India also, ठीक है। एंड अगेन इंडिया में भी ये कॉस्ट 73%, राइट, dietary risk to high consumption of processed food and low intake of plant based, okay? So this is why this report is important and this is the concept of hidden cost, okay?
तो विद दिस वी रैप अप ये। आई होप यू लाइक दिस सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा, राइट, एंड इफ यू वांट द पीडीएफ फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यू कैन जॉइन दी प्री श्योर टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपसे पीडीएफ शेयर। एनी फीडबैक, एनीथिंग डाउट्स, यू कैन आस्क इन दी कमेंट।